हमारे पास उस मामले में नई जानकारी है जिसमें एक व्यक्ति ने दो कॉलेज छात्रों की हत्या की योजना में मदद के लिए चैट जीपीटी से संपर्क किया था। हिशाम अबू अबू गर्बी के मामले में आज बड़ी प्रगति हुई है। वो तब से हिरासत में है जब स्वाट टीम ने उसे एक तौलिए में घर से बाहर निकाला, जब उस पर एक युवा जोड़े की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगा। यहाँ मैं ऐसी जानकारी साझा करूंगा जिससे पहले कड़ी चेतावनी देना जरूरी है। इस जांच के विवरण बेहद डरावने हैं और संदिग्ध के कृत्य खालिस दुष्टता हैं। अब हम कथित हत्यारे के परिवार से सुन रहे हैं। उसने अपनी बहन के साथ कथित बीमार हरकत की, उसे उस घर से निकाले जाने से कुछ ही पल पहले, और परिवार का कहना है कि हत्याओं से पहले उन्होंने पुलिस को कथित चेतावनी संकेतों की जानकारी देने की कोशिश की थी। अभियोजक अब मौत की सजा मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं लॉ एंड क्राइम का ऑन द केस। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। ऑन द केस का ये एपिसोड शुरू करने से पहले बता दूं, फ्री ऐप अपसाइड रोजमर्रा के सामान, पेट्रोल, टेकआउट पर कैशबैक देता है। ये ऐप पूरी तरह फ्री है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना है। अपसाइड को फ्री में डाउनलोड करें, उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशंस पर ऑफर क्लेम करें, फिर अपनी कार्ड से वैसे ही पेमेंट करें जैसे आप आमतौर पर करते हैं। उसके बाद खरीदारी को वेरीफाई करें और आपको पैसे वापस मिलेंगे। मैंने इसका इस्तेमाल तब किया है जब मैं पेट्रोल भरवाता हूं या कभी टेक आउट लेता हूं। मैं सबसे पहले अपसाइट पर ऑफर सर्च करता हूं, फिर जब मैं खर्च करता हूं तो पैसे मेरे ऐप में आ जाते हैं और मैं उन्हें सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं। अपसाइट के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 वापस कमाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? कैशबैक पाने के लिए अपसाइट फ्री में डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें, स्क्रीन पर क्यूआर कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड ओटीसी इस्तेमाल करें, जिससे पहली टैंक गैस पर हर गैलन 25 सेंट का बोनस मिलेगा। ऐसा लगता है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष के पास सबूत बहुत मजबूत हैं, और इसके ऊपर से आप इसमें जोड़ लें कि इस संदिग्ध ने कथित तौर पर चैट जीपीटी में क्या लिखा। अभियोजकों का कहना है कि इन दोनों छात्रों की हत्या की कथित योजना बनाते समय वह जो कुछ भी सोच रहा था, वह सब कुछ एक एआई चैटबॉट में डाल दिया गया था। हिशाम अबू अबू गर्बी का मामला सोमवार को टेम्पा की अदालत में आरोपों पर औपचारिक पेशी के लिए आया था। ये वीडियो अप्रैल में उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली पेशी का है। अब हम आपको बताएंगे कि आज अदालत में क्या हुआ और इसका इस मामले पर आगे क्या असर पड़ेगा, बस कुछ ही पलों में। हम जानते हैं कि अप्रैल में गिरफ्तारी से पहले उनके परिवार के घर पर एक परेशान करने वाली स्थिति हुई थी। अब हिशाम पर अपने रूममेट जमीर लमोन 27 और उसकी गर्लफ्रेंड नाहिदा ब्रिस्ती की हत्या का आरोप है। दोनों टैम्पा के साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र थे और बांग्लादेश से पढ़ाई के लिए आए थे। ये ब्रिस्ती का वीडियो है जो हमें फेसबुक पर मिला, और अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि ऐसा लगता है कि कानून प्रवर्तन ने इस जांच में काफी जल्दी ही हिशाम पर ध्यान केंद्रित कर लिया था, और आप समझेंगे कि वह शुरू से ही इतना संदिग्ध क्यों था। और आपको याद होगा, जब ये मामला पहली बार सामने आया था तो ये एक बड़ा सवाल था कि क्या हम किसी आपराधिक वारदात की बात कर रहे हैं या ये सिर्फ एक मामला था जिसमें ये दो छात्र भाग गए और लापता हो गए। ये मामला बहुत डरावनी दिशा में गया और इन दो छात्रों की हत्या का आरोप लगने के अलावा उस पर अपराध को छुपाने की कोशिश करने का भी आरोप है। कहा जाता है कि वो बहुत लापरवाह था। हिशाम को गिरफ्तार करते वक्त उसे तौलिए में ही बाहर ले जाया गया। जाहिर है, पुलिस उस दिन उसे गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखती थी, जबकि वो इन दो यूएसएफ छात्रों के मामले में संदिग्ध था। पुलिस को घरेलू विवाद पर परिवार के घर जाना पड़ा। अब ये अदालत में दी गई रिपोर्ट है जिसमें घटना का जिक्र है। पुलिस के अनुसार हिशाम की बहन हेयर प्रोडक्ट्स लेने कमरे में गई जहां हिशाम था, और परिवार के सदस्य ने पुलिस को बुलाया। उस पर आरोप है कि वो तौलिए में वीडियो गेम खेल रहा था। इसी से मामला परेशान करने वाला बन गया। आगे कहा गया है कि हिशाम की बहन मास्टर बाथरूम से बाहर निकलती है और उद्धरण के अनुसार उसका सामना आरोपी से होता है, जिसने उससे गले लगाने के लिए कहा। पीड़िता उसे साइड हक दे रही थी, तभी आरोपी ने पीड़िता को पकड़ लिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे सामने से गले लगा लिया। आरोपी पीड़िता के होठ चूमने की कोशिश कर रहा था और उसे चूमने को कह रहा था। पीड़िता आरोपी को धक्का देकर उससे दूर हटने में सफल रही और मास्टर बेडरूम के दरवाजे तक पीछे हट गई,
जहां उसने दरवाजा बंद और ताला लगा हुआ पाया। हम जिस पीड़िता की बात कर रहे हैं वो कथित तौर पर उसकी बहन है। कृपया ध्यान दें कि पीड़िता और आरोपी पहले एक ही परिवार में रह चुके हैं और पीड़िता ने आरोपी को अपने बड़े भाई के रूप में पहचाना है। निश्चित रूप से वह परेशान करने वाले विवरण हैं। अब पुलिस को बुलाया गया और हिशाम को तौलिए में घर से बाहर ले जाया गया। पुलिस ने घरेलू विवाद के संबंध में उस पर मारपीट और गैर कानूनी तरीके से रोक कर रखने का आरोप लगाया। सच कहें तो ये आरोप उस मामले के आगे कुछ नहीं जिसमें वो 2 यूएसएफ छात्रों की कथित हत्या का सामना कर रहा है। अभियोजकों ने कहा है कि वे इस मामले में मौत की सजा की मांग कर रहे हैं और हिशाम के परिवार वाले भी अब ज्यादा बोल रहे हैं और खबरों के मुताबिक उन कुछ चेतावनियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले पुलिस को सतर्क करने की कोशिश की थी। हम एक पल में इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जानिए ये कहानी कहां से शुरू हुई और जांचकर्ताओं ने केस कैसे तैयार किया। तो चलिए 17 अप्रैल पर वापस चलते हैं और यही वो समय था जब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा पुलिस विभाग को सूचित किया गया कि 27 वर्षीय नाहिदा ब्रिस्सी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब वो बहुत जिम्मेदार मानी जाती थीं, कभी अपॉइंटमेंट या बड़े इवेंट्स मिस नहीं करती थीं, इसलिए दोस्तों को चिंता होने लगी। अगले दिन 18 अप्रैल को 27 वर्षीय जामील लामोन का दोस्त पुलिस से मिला क्योंकि जामील फोन का जवाब नहीं दे रहा था, जो असामान्य था। फिर जांचकर्ताओं को पता चला कि ब्रिस्सी और लामोन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हमारे डिटेक्टिव्स मानते हैं कि जांच फिर से दूसरे पीड़ित के घर से शुरू होनी चाहिए। रहाइश पर तो हम जमील के निवास पर जाते हैं जहां वह 2 रूममेट्स के साथ रहता है। एक रूममेट अब भी कतराता फिर रहा है। कहानियां मेल नहीं खाती। लगभग ऐसा लगता है कि वह किसी भी विषय पर बात करेगा, उसे अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है। ये सिलसिला जांच के दौरान चलता रहता है, सिवाय उन पलों के जब हम दोनों पीड़ितों में से किसी एक की बात करना चाहते हैं। तब वो तुरंत टाल मटोल करने लगता है और धोखा देने लगता है। दूसरा रूममेट, जिसके बारे में हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वो शामिल नहीं था, बेहद सहयोगी बन जाता है। और उस समय शुरुआती चरणों में जब यह अभी भी गुमशुदगी का मामला है, वो हमें सूचित करता है कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस लामोन के अपार्टमेंट की तलाशी लेती है, जिसे वो 2 और लोगों के साथ साझा करता था। एक रूममेट था और फिर दूसरा था जो थोड़ा संदिग्ध व्यवहार कर रहा था, और वो था हिशाम अबू गर्बी। और जब उन्होंने इस अपार्टमेंट की तलाशी ली तो उन्होंने कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू की। दरवाजे के पास डोरमैट, कुछ बर्तन और पेन गायब है। तो हमारे डिटेक्टिव्स जितने भी जोश में थे, उनका पहला स्टॉप डंपस्टर था। उन्हें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स का ट्रैश कंप्रेसर पिछले 2 दिनों से खाली नहीं हुआ है। यहीं से केस में पहली बड़ी सफलता मिलती है। हम वहां जाकर डंपस्टर में तलाश शुरू करते हैं। ये जासूस डंपस्टर के अंदर जाते हैं और उसका पूरा सामान बाहर निकालते हैं, और उन्हें जमील के चश्मे, उसका स्टूडेंट आईडी, उसका बटुआ और उसके कपड़े मिलते हैं, जो उस समय बहुत खून से सने हुए थे। फिर से यहीं पर हमें पहली बड़ी सफलता मिलती है। इसी समय के दौरान ये लापता व्यक्ति का मामला खतरे में पड़े लापता व्यक्ति का मामला बन जाता है। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा कि ब्रिस्टी और लेमोन शादी के लिए भाग गए हैं। यह सिर्फ भागने का मामला है। इसके बाद कहानी डरावना मोड़ लेती है। उस समय हमें लगता है कि हमारा जो अब संदिग्ध है वो सिर्फ जांच के दायरे में था। हमें और जानकारी चाहिए थी। तो हमारे पास तलाशी वारंट लेने के लिए पर्याप्त सबूत थे। हम फिर उस निवास पर गए और तलाशी वारंट तामील किया। और तलाशी वारंट निवास स्थान के लिए, रूममेट्स के लिए, दोनों रूममेट्स के फ़ोन के लिए, उनके शरीर की तलाशी के लिए और उनकी कारों के लिए था। वे निवास स्थान में जाते हैं और हमारे पास कुछ बेहतरीन तकनीक है, जिसमें से एक है ब्लू स्टार, जो खून की मौजूदगी की पहचान करता है। जब वे ब्लू स्टार इस्तेमाल करते हैं तो किचन में खून का बड़ा जमाव दिखता है। वे देखते हैं कि खून का निशान हॉलवे से संदिग्ध के बेडरूम तक जाता है। ये तकनीक इतनी सटीक और बारीक है कि हम फर्श पर हमारे संदिग्ध के बिस्तर के पास एक इंसान की आकृति देख सकते हैं, जहां वो भ्रूण की मुद्रा में सिकुड़कर लेटा हुआ था। तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने यहीं पर हिशाम पर ध्यान केंद्रित किया। वह न सिर्फ मुख्य अधिकारी के शब्दों में
बचता छिपता और छलपूर्ण बर्ताव कर रहा था, बल्कि रसोई में कथित तौर पर खून की एक लकीर भी थी। और फिर आपको पता चलता है कि वो कथित तौर पर चैट जीपीटी में क्या डाल रहा था। फिर हमने उसका फोन जांचा। उसका पूरा इतिहास साफ कर दिया गया था। कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई जीपीएस डेटा नहीं। उसका सर्च हिस्ट्री पूरी तरह से साफ कर दी गई थी। तो उस समय हमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि हमें फ़ोन पर गहन फोरेंसिक जांच करनी पड़ती है। और जब हमने गहन फोरेंसिक जांच की तो हमें बहुत सारी परेशान करने वाली सर्च मिली। वो सर्च करता है, क्या चाकू खोपड़ी में घुस सकता है? क्या पड़ोसी गोली की आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आप सही से नहीं? क्या आप एक लाश को कचरे के बैग में डालकर डंपस्टर में फेंक सकते हैं? जब वो ये सर्च कर रहा है, हम ये भी देखते और पता लगाते हैं कि वो कुछ चीज़ें खरीद रहा है, जैसे बड़े भारी भरकम काले कॉन्ट्रैक्टर बैग, लाइसोल वाइप्स, डक्ट टेप, लाइटर फ्लूइड और एक लाइटर। जब वो अमेज़ॉन से ऑर्डर करता है, कुछ चीज़ें डोरडैश से भी आती हैं। मैं चाहता हूं कि कमरे में मौजूद हर कोई इस बारे में सोचे। ये खोजें हमारे दोनों पीड़ितों के लापता होने से कुछ दिन पहले की गई थी। ये सब सोचा समझा गया था। यही बात इसे पूरी तरह पूर्व नियोजित बनाती है। पुलिस के मुताबिक सबूत सिर्फ ऑनलाइन गतिविधि तक सीमित नहीं है। फिर हम उसकी तरफ देखते हैं। उसकी बाईं छोटी उंगली पर कट है और उसकी बाईं ट्राइसेप्स के पीछे गहरा घाव है, जहां उसे सही से टांके लगाए जाने चाहिए थे। उसे जाना चाहिए था और टांके लगवाने थे। वो ये समझा पाया कि उसे ये घाव कहाँ से मिले, जो हमें लगता है कि ये बचाव में लगे घाव हैं। उस समय हमने कार की तरफ रुख किया। डिक्की में बहुत कम खून था। उसकी गाड़ी के पैसेंजर साइड के फ्लोरबोर्ड पर फिर से ब्लू स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमें वहाँ काफ़ी मात्रा में खून दिखाई दिया। बाद में हमें पता चलता है कि वो नशीदा का खून है। वो उसी का खून निकलता है, उसी से जुड़ता है। गाड़ी का जीपीएस फिर से पूरी तरह साफ किया गया। पुलिस का कहना है कि उनके पास लेमन और ब्रिस्की दोनों के खून के सबूत हैं। जब हम उसके फ़ोन पर फोरेंसिक जांच कर रहे थे, ये जानने के लिए कि वो पिछले कुछ दिनों में कहाँ गया था, तो हम ये पता लगाने में सक्षम हुए कि वो क्लियर वाटर सैंड की इलाके में गया था। हमने पास के एक फायर स्टेशन की वीडियो निगरानी देखकर इसकी पुष्टि की, जिसमें उसे कार से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है और वो क्लियर वाटर के सैंड की इलाके में है। वो वहाँ थोड़ी देर रुकता है। फिर जब हम अक्षांश और देशांतर के निर्देशांक की जांच कर रहे थे, तो हमने देखा कि वह हावर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज पर जाता है और वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो इस बिंदु पर हमने फैसला किया कि हम पूरी ताकत के साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करें और बाहर जाकर व्यापक खोज शुरू करें। पुलिस के दावे के बावजूद कि संदिग्ध की कार का जीपीएस मिटा दिया गया था, फोन की ट्रैकिंग से जांचकर्ता टाम्पा के हावर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज पहुंचे। ये यूएसएफ से लगभग 17 मील दूर है और वहीं पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अपनी पहली भयावह खोज की। हमारे कुछ जासूस जब उस जगह के अक्षांश और देशांतर की जांच कर रहे थे जहां वो गया था, तो वे हावर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज पर पुल के पिनेलास वाले हिस्से की ओर उत्तर दिशा में जा रहे थे। और वे सड़क के किनारे एक बड़ा काला कचरे का बैग अकेला पड़ा हुआ देखते हैं। वे रुक जाते हैं। वे उसके पास जाते हैं और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचते हैं, उन्हें तुरंत इंसानी अवशेषों की वो ख़ास गंध आती है जो सड़ने की अवस्था में होती है। वे ऊपर जाते हैं, वे उसके बाहर को छूकर महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि वहाँ इंसानी अवशेष हैं। वे जानते हैं कि ये सबूत हो सकता है, इसलिए रुक जाते हैं। हम पिनेलस काउंटी में हैं। वे शेरिफ कार्यालय से संपर्क करते हैं, जो तुरंत मेडिकल एग्जामिनर कार्यालय के साथ पहुंचता है। एग्जामिनर बैग को अपनी कस्टडी में ले जाता है। हमने इस दौरान ये जाना कि ये हमारा पीड़ित जमील है। हम यह जान सकते हैं क्योंकि वह सड़ने की शुरुआत में है। हमें उसके फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से मिले, जो देश में प्रवेश करते समय लिए गए थे, जिससे पता चला कि वही है। जब मैं भयावह कहता हूं,
उसे कई बार चाकू मारा गया था, जो आखिरकार उसकी मौत का कारण बना। उसके हाथों और थकनों को सामने से बांधा गया था। उसकी टांगें उसके नितंबों की ओर लगभग पूरी तरह से काट दी गई थीं, ताकि उसे मोड़ा जा सके और कचरे के बैग में डालना आसान हो सके। उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। जितना भयानक ये हत्या थी, उसे सचमुच हाईवे के किनारे कचरे की तरह छोड़ दिया गया था। जमिल लामून का शव 24 अप्रैल को मिला। 6 दिन बाद जब उसके दोस्त ने यूएसएफ पुलिस को बताया था कि वो फोन नहीं उठा रहा। अब तक हिशाम हिरासत में नहीं था, लेकिन फिर यहीं पर वो घरेलू मामला सामने आता है, जिसमें कथित तौर पर उसकी बहन शामिल थी और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। हमें हमारे संदिग्ध के परिवार से फ़ोन कॉल मिला कि पिछली रात उसने उनके साथ मारपीट की और घरेलू हिंसा की थी। वो अजीब व्यवहार कर रहा था। नहाने के बाद वो सिर्फ तौलिया लपेटकर बाहर आया। वह अपनी बहन के पास आता है और लगभग एक अजीब तरीके से उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करता है, और एक समय पर अपनी बहन को चूमने की भी कोशिश करता है। उसकी बहन उसे दूर धकेलने में मुश्किल महसूस करती है और वह उस स्थिति से आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वह उस पर हावी हो जाता है। वो तब भी परिवार से मारपीट करता है। तो हम उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि वो घर के अंदर है। परिवार हमें बताता है और हम लगातार उस पर नज़र रखते हैं। हमें पता है कि वो वहीं है। वो फ़ोन उठाने से मना कर देता है। वो बाहर आने से भी मना कर देता है। हम ये फैसला इस आधार पर लेते हैं कि हमें पता है कि ये व्यक्ति हिंसक हरकतें कर सकता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसने एक गिरवी की दुकान से एक आग्नेयास्त्र खरीदा था। बाद में हमने पता लगाया कि उसने वो आग्नेयास्त्र कभी उठाया ही नहीं, लेकिन उस समय हमें यह जानकारी नहीं थी। हमारे पास उस वक्त यह सूचना नहीं थी। फिर से कहूँ, स्थिति बहुत बदलती और गतिशील थी। हमने स्वाट टीम और वार्ताकारों को सक्रिय किया ताकि मामला शांतिपूर्वक सुलझ सके। कई घंटों तक संपर्क करने की कोशिश के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अब हमें अंदर जाकर उसे शारीरिक रूप से घर से बाहर निकालना होगा और उसे गिरफ्तार करना होगा। ठीक उसी समय, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, वो शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करता है और बिना घटना के गिरफ्तार होता है। उस समय हम इस पर विचार विमर्श शुरू करते हैं, राज्य के अभियोजक से पुष्टि करते हैं जो शुरू से ही वहाँ मौजूद थे, इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ थे, और हम उस समय उस पर कई आरोप लगाने में सक्षम होते हैं, बाद में भी उस पर आरोप लगाते हैं। आखिरकार हमारे दोनों पीड़ितों की 2 पूर्व नियोजित हत्याओं के साथ उस समय पुलिस के पास हिशाम हिरासत में था और लेमॉन्ट का शव था, लेकिन ब्रिस्की लापता था। और भले ही बहुत सारे सबूत थे कि हिशाम ने कथित तौर पर उसकी भी जान ली थी, फिर भी हमें नहीं पता था कि उसका शव कहाँ है। काइक चला रहे 2 शौकिया लोग फिर से पिनलास काउंटी की तरफ निकल पड़े हैं, और जब ये सब हो रहा है, डेप्टी और मरीन यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे ज्वार का समय, उसकी दिशा और पैटर्न पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देख सकें कि हमें कितनी दूर तक खोज करनी होगी। गोताखोर अभी भी पानी में हैं। जब आप वहाँ कवर कर रहे थे तो ये दिन लंबे थे, क्योंकि हम दोनों पीड़ितों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, खासकर अब जब हमें पता है कि हमने एक पीड़ित को बरामद कर लिया है। दूसरा अभी भी पास ही होना चाहिए। हमारे काइकिंग करते मछुआरे की फिशिंग लाइन एक बैग में फंस जाती है, जिससे उसे मैंग्रोव्स के अंदर और आगे जाना पड़ता है। उन्हें कुछ ऐसी गंध आती है जिससे वो बयान नहीं कर सकते, और जब वो पास जाकर अपनी फिशिंग लाइन निकालने लगे तो उन्होंने देखा कि एक प्लास्टिक बैग खुला हुआ है। उसमें नमकीन पानी था। वे नहीं पहचान पाए कि वो क्या है, लेकिन वो इंसानी शरीर जैसा लगा। उन्होंने सही किया और पुलिस से संपर्क किया। हम तुरंत पहुंचे और पिनेलस काउंटी शेरिफ ऑफिस की मरीन यूनिट, मेडिकल एग्जामिनर व फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट से संपर्क किया, जिन्होंने अवशेष अपने कब्जे में लिए। करीब 5 दिन तक पुलिस नहीं जानती थी कि अवशेष उसी लापता लड़की के हैं या नहीं। दुर्भाग्यवश जिस हालत में उसका शरीर मिला था, वह सड़ने की काफ़ी उन्नत अवस्था में था, और हम सिर्फ फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान नहीं कर पाए। इसी वजह से इसमें ज़्यादा समय लगा।
आज मैं आपके सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर बता सकता हूं कि हमने नाशीदा बृष्टि को ढूंढ लिया है। हमने उसके परिवार से संपर्क किया है। हम अब दोनों शवों को धार्मिक कारणों से उनके परिवारों को सौंपने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में रहते हैं। हमने ये निर्धारित किया कि ये नाशीदा थी। फिंगरप्रिंट से संभव नहीं था, लेकिन हमने डीएनए से किया। हम डीएनए के आधार पर पुष्टि कर पाए कुछ डेंटल वर्क जो उसने करवाया था और वो कपड़े जो उसने पहने थे जो हमने वीडियो में देखे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा पुलिस विभाग के अनुसार 16 अप्रैल को वह आखिरी बार कैंपस में देखा गया। अब पता चला है कि जेमिल लेमोन और हेता ब्रिस्टी के अवशेष मिल गए हैं, लेकिन शेरिफ के अनुसार जांच अभी खत्म नहीं हुई है। इस समय भी हमें यह नहीं पता कि संभावित मकसद क्या हो सकता है। सीबीएस ने 2023 के संरक्षण आदेश का हवाला दिया, जो हिशाम के भाई ने घर में असामान्य व्यवहार का आरोप लगाते हुए लगाया था, जिसमें हिशाम के खुद को भगवान बताकर सबको झुकने को कहना भी शामिल था। हमने आपको उनका आपराधिक इतिहास दिया है, जिसमें उनके भाई पर घरेलू हिंसा भी शामिल है। एक बार वे दूसरे परिसर के एक अपार्टमेंट में घुस गए थे, जहां पकड़े जाने पर उन्होंने मेंटेनेंस वर्कर को धक्का दिया था। इसी पर उन्हें आरोपित किया गया। हिशाम पर हथियार के साथ पूर्व नियोजित प्रथम श्रेणी हत्या के 2 आरोप, बिना अनुमति मृत शरीर रखना या ले जाना, छुपाने की मंशा, सबूतों से छेड़छाड़, गैर कानूनी कैद और मारपीट जैसे कई आरोप लगे हैं और अभियोजकों ने कहा है कि वे इस मामले में मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। आज हिशाम का मामला उनकी आरोपों पर औपचारिक पेशी के लिए फिर से अदालत में था, लेकिन वो वहां नहीं थे, वो पेश नहीं हुए। वकीलों ने उनके लिए दोषी न होने की दलील दी और शीघ्र सुनवाई का अधिकार छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि हिल्सबरो काउंटी की राज्य की अभियोजक सूजी लोपेज खुद इस मामले में पैरवी कर रही हैं, जैसा कि टैंपा के फॉक्स 13 ने बताया। अब इस मामले को एक में मिला दिया गया है, तो हिशाम पर दोनों हत्याओं के लिए एक बार ही मुकदमा चलेगा। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार मुकदमे की तारीख अस्थायी रूप से अगले नवंबर तय हुई है। अब हमारे साथ इस मामले पर और बात करने के लिए फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के पूर्व राज्य अटॉर्नी डेव एरनबर्ग जुड़े हैं। हमेशा की तरह आपको देखकर अच्छा लगा। इस मामले में वे मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि 2 निर्दोष युवाओं की निर्मम हत्या में मौत की सजा नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? मेरा मतलब है ये वही मामला है जिसमें मुझे लगता है मौत की सजा बनती है। राज्य के पास 3 ऐसे कारण भी हैं जो इसे और गंभीर बनाते हैं। इसकी ओर इशारा किया जा रहा है क्योंकि फ्लोरिडा कानून के तहत आपके पास कम से कम एक ऐसा गंभीर कारक होना चाहिए जो कानून में दर्ज हो और जिसे आप संदेह से परे साबित कर सकें, जिससे आपको मौत की सजा मांगने का अधिकार मिले। आपको कम से कम एक तो चाहिए ही, वे 3 का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी ओर बचाव पक्ष किसी भी चीज को एक शमन कारक के रूप में पेश कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वो कानून में दर्ज हो। शमन कारकों के लिए कोई कानून नहीं है, कुछ भी हो सकता है और इसलिए वे कुछ भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं उसकी मां ने उसे पर्याप्त प्यार नहीं किया या उसकी मां ने गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान किया। ये बचाव पक्ष की दलील थी मार्जरी स्टोनमैन डगलस हत्याकांड में, जिससे हत्यारे को मौत की सजा से बचने में मदद मिली। हाँ, और हमें समझाइए, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। कुछ राज्यों में जब मौत की सजा की बात आती है तो हमें उस मुकाम तक पहुंचने में लंबा समय लगता है जहां आप जानते हैं उसे दोषी पाया जाता है और फिर आप सजा के चरण में पहुंचते हैं। सजा का चरण कैसे काम करता है? अगर वह हत्याओं का दोषी पाया जाता है तो कैसे तय होता है कि उसे मौत की सजा मिलेगी या नहीं? सबसे पहले यह राज्य के अभियोजक के वकील पर निर्भर करता है कि वह मौत की सजा की मांग करे या नहीं, उसे पाने की कोशिश करे। आपको बताना होता है कि गंभीरता बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं। उन्होंने 3 बताए। एक था कि हत्या जघन्य, घिनौनी और क्रूर थी। दूसरा था कि यह हत्या ठंडी दिमाग से, सोच समझकर और पूर्व नियोजित तरीके से की गई थी। ये 2 अलग अलग गंभीरता बढ़ाने वाले कारक थे। और तीसरा, कई लोगों की हत्या की गई थी। तो आपके पास 3 गंभीरता बढ़ाने वाले कारक हैं और फिर ये एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। मानसिक स्वास्थ्य की जांच होगी और बचाव पक्ष कहेगा कि आरोपी मानसिक रूप से इतना स्वस्थ नहीं है कि उसे मौत की सजा दी जाए, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानसिक रूप से अक्षम या कम आईक्यू वाले लोगों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बचाव पक्ष शुरुआत में ही इसे रोकने की कोशिश करेगा, ये कहकर कि ये आदमी पागल है, आप उसे मौत की सजा नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो काम नहीं करता तो फिर ये एक लंबी प्रक्रिया में चला जाता है, जहां आखिरकार ये मुकदमे में जाता है
और वहां 1-2 चरणों वाला मुकदमा होता है। पहला सवाल है कि अभियुक्त संदेह से परे दोषी है या नहीं, और यह सर्वसम्मति से तय होना चाहिए। अगर वह संदेह से परे दोषी पाया जाता है तो सजा तय होती है। वही जूरी तय करती है कि मौत की सजा मिलेगी या नहीं, और इसमें सर्वसम्मति जरूरी नहीं। फ्लोरिडा में सिर्फ 8 के मुकाबले 4 की जरूरत होती है, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे कम है। अब जब आप इस संदिग्ध और उसके इतिहास को देखते हैं, 2023 में सीबीएस न्यूज ने बताया था कि उसके परिवार के सदस्य ने उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर की अर्जी दी, क्योंकि वो गुस्से में खुद को भगवान बताता और सबको अपने आगे झुकने को कहता था। यह व्यक्ति सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं है। फिर यह बहुत अजीब और परेशान करने वाली घटना हुई, जिसने घरेलू स्थिति को जन्म दिया, जिसमें उस पर आरोप है कि वो अपनी बहन को चूमने की कोशिश कर रहा था, और फिर पुलिस को बुलाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। जब आप सबूतों को देखते हैं, चैट जीपीटी की चैट और वो सब कुछ जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, लेकिन फिर आप इसका मानसिक स्वास्थ्य पक्ष भी देखते हैं। इसका क्या असर हो सकता है अगर कहा जाए कि अरे उसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, अगर शायद मनोवैज्ञानिक जांच के दौरान पता चलता है कि उसे कोई बीमारी है। इसका उसके बचाव के लिए से क्या मतलब है? रक्षा पक्ष उसकी मानसिक समस्याओं का इस्तेमाल करेगा ताकि शुरू में ही मौत की सजा को हटवाया जा सके। साथ ही वे इसका इस्तेमाल ये कहने के लिए भी करेंगे कि वो मुकदमा लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, यानी वो अपने ऊपर लगे आरोपों को नहीं समझता और अपनी रक्षा में मदद नहीं कर सकता। अगर अदालत और जज सहमत होते हैं तो उसे इलाज के लिए नॉर्थ फ्लोरिडा भेजा जाएगा, ताकि उसे फिर से मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। ये प्रक्रिया कई साल चल सकती है, और किसी समय अगर उसे कभी भी फिर से सक्षम नहीं बनाया जा सका तो संभव है कि उसे रिहा कर दिया जाए। ऐसे मामलों में इसकी संभावना बेहद कम है। असल में मुझे लगता है कि इसमें पूर्व नियोजित योजना शामिल होने के कारण मुझे लगता है कि मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य होने का दावा करना मुश्किल होगा, जैसे कि उसे मुकदमे के लिए अयोग्य घोषित करना। मुझे लगता है कि बचाव पक्ष के लिए ये मुश्किल होगा। अब जब बात पागलपन की दलील की आती है तो वो अलग है। ये और मुश्किल है, क्योंकि आपको साबित करना होगा कि उसकी चिकित्सीय स्थिति थी और वो सही गलत नहीं समझता था। अच्छा, जब आपके पास पहले से योजना होती है और फिर आप अपने कामों को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते थे कि आपने गलत किया, वो जुर्म था, इसलिए यहाँ पागलपन की दलील नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में उसे मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य पाया जा सकता है, इसकी संभावना है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि बचाव पक्ष के लिए ये एक मुश्किल लड़ाई है। वाकई ये एक मुश्किल लड़ाई लगती है। और आप सोचिए कि उसने अपने पीछे जो डिजिटल सबूत छोड़े हैं, एक तरफ चैट जीपीटी है और कुछ सवाल हैं जो उसने कथित तौर पर एक चैटबॉट से पूछे, जैसे कि वह कोई इंसान हो, लगभग ऐसा जैसे वह उसका साथी हो। फिर उसने दूसरी तरफ डोरडैश से सफाई सामान मंगवाया। तो आपके पास कथित तौर पर यह सब है, तो आपके पास दोनों तरफ से इस तरह की चीजें हैं, आप जानते हैं, रसीदें, सचमुच और रूपक रूप में, जिन्हें अभियोजक अदालत में पेश कर सकते हैं। जैसे कि क्या इसका उस कहानी पर क्या असर पड़ता है जो आप एक अभियोजक के तौर पर सुना रहे हैं, जब आप उसे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? देखिए, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब वे ये तर्क देते हैं कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता था। याद रखिए, मुकदमे में आप पागलपन का बचाव पेश कर रहे हैं और उससे पहले जज के सामने उसकी मुकदमे का सामना करने की मानसिक क्षमता पर दलील दे रहे हैं। जूरी सदस्य ये तय नहीं करेंगे कि वह मुकदमे का सामना करने की मानसिक क्षमता रखता है या नहीं, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को शामिल कर सकते हैं ताकि दिखा सकें कि उसमें पूर्व नियोजन नहीं था। वे ये भी कह सकते हैं कि वह पागल है, उसके पास जिसे मेंस रिया कहा जाता है, यानी अपराध के लिए जरूरी मानसिक इरादा नहीं था। जूरी कई तरीकों से उसकी मानसिक स्थिति जान सकती है, और अंततः जो चीजें ये दिखाती हैं कि वो ठंडे दिमाग से सोच समझकर और पूर्व नियोजित तरीके से काम कर रहा था, वे सब सामने लाई जाएंगी ताकि उस बात को गलत साबित किया जा सके। ये कहने के लिए कि एक पागल इंसान जिसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा नहीं करता। चैट जीपीटी से सलाह लेना कि क्या उसे अपने अपराध छुपाने के लिए चीजों को डंपस्टर में फेंक देना चाहिए, क्या वो डोरडैश से ये चीजें खरीदता है ताकि उसने जो गंदगी फैलाई थी उसे साफ कर सके, और वो पुलिस से क्यों बच रहा था। याद है, पुलिस ने जब उसे पकड़ा था, उसकी छोटी उंगली पर पट्टी थी, सही है। और वो सबूत है। और उसने एक सफाई दी कि मैं प्याज काट रहा था। देखिए, वो कोई पागल इंसान नहीं है, वो कोई ठंडे दिमाग वाला, सोच समझकर और पहले से योजना बनाकर काम करने वाला इंसान है। प्याज काट रहा था, लेकिन जब पूछा गया कि उस रात खाने में क्या बना रहे थे, तो उसे याद नहीं था। वो बोला,
हाँ, मुझे सच में याद नहीं है, जबकि ये आमतौर पर याद रहता है। सही है, इसका मतलब पागल नहीं बल्कि बेवकूफ है ना? वो बहाना बना लेता है। हाँ, मैं प्याज काट रहा था, पर याद नहीं क्या बना रहा था। हाँ, मेरा मतलब है, आपने कितने मर्डर केस देखे हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया जाता है? क्योंकि कोई सही दिमाग वाला किसी को नहीं मार सकता। ऐसा लगता है कि इन मामलों में डिफेंस अक्सर मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये अक्सर काम करता है। ये बस एक सामान्य सी बात है। जितने भी केस मैंने देखे हैं, उनमें ऐसा ही लगता है। आप सही कह रहे हैं। आम लोग ऐसे अपराध नहीं करते। जो करता है वो थोड़ा पागल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच सकते हैं। इसलिए इसकी कसौटी बहुत सख्त होती है। स्थापित चिकित्सीय स्थिति होनी चाहिए, सिर्फ समाज विरोधी या बदतमीज होना काफी नहीं, और सही गलत में फर्क पता नहीं होना चाहिए। तो सोचिए, अगर उसने ये अपराध किया और फिर पुलिस आई और उसने उन्हें गले लगा लिया और कहा मम्मी, तो ये इस बात का सबूत होगा कि वो कानूनी तौर पर पागल है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे गंभीर समस्याएं हैं जो साफ तौर पर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इससे बच सकता है। और मुझे लगता है कि उस मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम पाया जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, पागलपन की दलील के जरिए बरी होने की तुलना में इसकी संभावना कहीं ज्यादा है, और उसे दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ कई सबूत हैं। एक अभियोजक के तौर पर, और मुझे यकीन है कि अभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी, मेरा मतलब है इस समय हमें अभी तक कोई मकसद पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं कि उसने कथित तौर पर यह किया है। एक अभियोजक के तौर पर, जब आप मुकदमे के करीब पहुंच रहे होते हैं और हम यहाँ ऐसी किसी चीज की बात कर रहे हैं जो शायद महीनों बाद या सालों बाद हो, तो उस समय आप कब ये कह देते हैं कि ठीक है, हमें मकसद नहीं मिलने वाला। आप जानते हैं, मुझे ब्रायन कोबर्गर केस की याद आती है। आप जानते हैं, हमें असल में वजह नहीं पता कि क्यों, लेकिन जाहिर तौर पर उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे कि उसने ये किया। अभियोजक होने के नाते आप कब तय करते हैं कि अब आगे बढ़ना है? क्योंकि दोष सिद्धि हासिल करने के लिए मुझे मकसद की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी मकसद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मकसद फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में कोई तत्व नहीं है। लेकिन जूरी के सदस्य हमेशा यह जानना चाहते हैं कि क्यों। और अगर जूरी के सदस्य सोचते रह जाते हैं कि लेकिन क्यों, मुझे समझ नहीं आया, तो दोष सिद्धि पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आप उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन ब्रायन कोबर्गर के केस में कभी पता ही नहीं चला कि वजह क्या थी। इसीलिए मैं चाहता था कि जब उसने दोषी होने की बात मानी तो उसे मजबूर किया जाता कि वह इसका कारण बताए। लेकिन यहाँ हमें अभी तक मकसद नहीं पता है, लेकिन हम इसके कुछ संकेत देखना शुरू कर रहे हैं। मेरा मतलब है, उसके अपने परिवार ने कहा कि उसका गुस्सा बहुत तेज है। तो हमें यहाँ बस ये पता लगाना है कि कोई ऐसी चीज थी जिसने उसे भड़का दिया। वो कुछ भी छोटी सी बात हो सकती है, भले ही वो ऐसी चीज हो जिससे जरी के लोग भी कहें, अरे यही बात थी जिसने उसे भड़का दिया। हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, अजीब व्यवहार करता है और हद पार कर जाता है। हाँ, मकसद जानना अच्छा है क्योंकि जूरी इसे जानना चाहती है, लेकिन केस बढ़ाने या दोषी ठहराने के लिए ये जरूरी नहीं है। उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया। दरअसल अपने वकीलों के जरिए वो आज कोर्ट में नहीं आया, लेकिन उसके वकीलों ने दोषी न होने की दलील दी और फिर उसने शीघ्र सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया। संभावित तारीख अगले साल नवंबर में जूरी चयन के लिए है। इसकी कितनी संभावना है? दोहरे हत्या के मामले को उन्होंने एक साथ कर दिया है, तो दोनों मौतों के लिए उस पर एक ही मुकदमा चलेगा। यह मामला कितनी दूर तक जा सकता है? असल में कब तक हो सकता है? मेरा मतलब है 2027 के नवंबर में ट्रायल की बात करना, इसकी कितनी संभावना है अगर मामला वहां तक पहुंचता भी है? हाँ, मुझे लगता है अगर ये ट्रायल तक जाता है तो शायद ये और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बचाव पक्ष ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो मानसिक रूप से अक्षम है, वो सक्षम नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कानूनी बहसें होंगी जो चलती रहेंगी, और बचाव पक्ष इसे टालने की कोशिश करेगा। मेरा मतलब है यही उनका मकसद है, क्योंकि उनके पास कोई मजबूत बचाव नहीं है। इसमें देरी करना उनके फायदे में है, क्योंकि केस में देरी होने पर क्या होता है? देखिए, यादें धुंधली हो जाती हैं, गवाह मर जाते हैं या अक्षम हो जाते हैं, सबूत खराब हो जाते हैं, और समुदाय की भावनाएं ठंडी पड़ने लगती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अभियोजकों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे इस मामले की सुनवाई जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। लेकिन बचाव पक्ष ऐसा होने नहीं देगा, खासकर जब मौत की सजा का मामला हो। जज बचाव पक्ष को हर संदेह का लाभ और हर मौका देंगे ताकि वे इसे तब तक टाल सकें जब तक और टालना संभव न हो। और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। डेव एडनबर्ग, फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के पूर्व राज्य अभियोजक, हमेशा की तरह आपका समय देने के लिए धन्यवाद लॉ एंड क्राइम पर। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद क्रिस। यही था आज का ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम ने प्रस्तुत किया। हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें। अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टुअर्ट हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।